I'm yeah. Okay, so we are doing psychoanalytical theory और psychodynamic theory. The main बच्चा तो इसका जो main theory का जो proponent है, that is Sigmund Freud. Okay, so it's not Freud, it's Freud. I'll repeat again what we are doing. We are doing psychoanalytical theory or psychodynamic theory, right? This is given by Sigmund Freud. ठीक है. Then bacha, this I can just ask in a quiz kind of a thing, probably this theory is given by whom, so you should be able to give me the answer Sigmund Freud. ठीक है. अब बच्चा इस थ्योरी की ना 4-5 अजम्पशंस कह लो आप, या एक बेसिक पैराडाइम पे चलता है ये. इसकी 4 अजम्पशंस हैं. ठीक है. ये सारी अजम्पशंस आपको आस्ते आस्ते हम डिटेल में करेंगे, मतलब विद द फ्लो ऑफ द थ्योरी. फर्स्ट, ये थ्योरिस्ट, मतलब जो भी सिगमंड फ्रॉइड के साथ थे या जो सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी थी, दे से दैट एवरी ह्यूमन बिहेवियर इज मोटिवेटेड. कोई भी चीज, मतलब अगर आप इंसान कोई भी चीज कर रहा है, कोई भी एक्शन कर रहा है, कोई भी बिहेवियर हो रहा है, it has a reason, it has a why of the behavior, so every behavior is motivated. ओके, सिंपल बच्चा, मैं यही नोट से ही पढ़ रही हूँ, मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं बता रही हूँ. ठीक है. सेकेंड इज कि हमारे माइंड का एक अनकॉन्शियस एस्पेक्ट भी होता है. दिस पॉइंट आई विल कवर इट अप थोड़ा सा आगे जाकर. ठीक है. सिंपल, माइंड का एक अनकॉन्शियस एस्पेक्ट होता है. ओके. देन इन्होंने एक साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी दिया है. सो द थर्ड पॉइंट इज दैट पर्सनालिटी शेप्स और डेवलप्स इन स्टेजेस. दो स्टेजेस आई विल डू इट ग्रेजुअली. देन द फोर्थ पॉइंट, कि जो एक अडल्ट पर्सनालिटी होती है ना, जो अब हम अभी हैं, आर अडल्ट पर्सनालिटीज बेस्ड हमारे बचपन के एक्सपीरियंस पे. सो बेसिकली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस शेप आर अडल्ट पर्सनालिटी. आई एम रिपीटिंग. ठीक है. साइको एनालिटिकल थ्योरी और साइकोडायनामिक थ्योरी गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड. इनका एक 4 बच्चा बेसिक अजम्पशंस कह लो आप, कि हर बिहेवियर इज मोटिवेटेड, माइंड का एक अनकॉन्शियस एस्पेक्ट होता है, पर्सनालिटी डेवलप होती है स्टेजेस में, वो स्टेजेस आपको मैं कराऊंगी, एंड अडल्ट पर्सनालिटी जो होती है वो डिटर्मिन्ड है कि आपके बचपन में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है. आपकी जो बचपन के एक्सपीरियंसेस हैं, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं, दे शेप योर अडल्ट पर्सनालिटी. ओके. देन जो फ्रॉइड की थ्योरी है, इट इज द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी. इसने बहुत डिटेल, बहुत वास्ट थ्योरी दी है, बहुत सारी चीजों के बारे में बात किया. दैट इज व्हाई वी कॉल हिज थ्योरी द कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी. राइट. नाउ बच्चा, सबसे पहले इसकी थ्योरी में इसने बात की है स्ट्रक्चर ऑफ माइंड. फ्रॉइड ने कहा कि जो एक इंसान का माइंड होता है ना, उसके 3 हिस्से होते हैं, 3 डिविजन्स होते हैं ऑफ अ ह्यूमन माइंड. नाउ ये क्या क्या है, आई हैव डन दैट इन द बोल्ड ऑल्सो बच्चा. कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड प्री कॉन्शियस. कहीं कहीं जगह आपको नोट्स पे प्री कॉन्शियस की जगह इंटरनेट पे आपको सब कॉन्शियस मिल सकता है. दे आर द सेम थिंग. आई विल रिपीट. स्ट्रक्चर ऑफ माइंड में इन्होंने कहा कि 3 चीजें होती हैं, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस एंड प्री कॉन्शियस. प्री कॉन्शियस को कभी कभी सब कॉन्शियस भी लिखा होगा कहीं नोट्स में, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. ओके. कॉन्शियस एस्पेक्ट क्या है बच्चा? आई एम अवेयर, मैंने ब्रेकफास्ट में क्या किया, आई एम अवेयर मुझे आज ग्रुप 1 की क्लास लेनी है, आई एम अवेयर कि मुझे अगर कोई टारगेट अचीव करना है तो मुझे ये मेहनत करनी पड़ेगी. सो आई एम अवेयर. कॉन्शियस एस्पेक्ट मतलब माइंड का वो हिस्सा जो अवेयर है एट एनी पर्टिकुलर मोमेंट कि मुझे क्या करना है. आई एम अवेयर, मुझे पता है कि क्या चल रहा है मेरे आसपास. ठीक है. यू आर इन दैट मोमेंट ऑफ अवेयरनेस. ठीक है. जस्ट इम्बाइब दिस. इतना कॉन्शियस का मतलब आप अवेयर हो. ओके. प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस, ये ना वो आपकी मेमोरीज हैं या वो आपके आइडियाज हैं जो आपको इंस्टेंटली याद नहीं आते, मतलब आप ना अवेयर नहीं होते हो एट अ मोमेंट, आप अवेयर नहीं होते हो, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा एफर्ट लगाया, थोड़ा सा एफर्ट किया कॉन्शियस एफर्ट के साथ, तो वो वापस दे विल कम इनटू द कॉन्शियस. आई विल एक्सप्लेन यू.
For example, I ask you, who was your favorite teacher in class 1? Where did you go for picnic in class 4th? When this happened in class 10th, what were you doing? So ऐसी चीज तो आप वैसे बच्चा अवेयर, बेसिकली दे आर थिंग्स कि वो कॉन्शियस मटेरियल हमारा कॉन्शियस है, बट आपको थोड़ा एफर्ट के साथ उसको याद करना होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बोला, अपने ब्रेकफास्ट में क्या आपने फटाफट बता दिया, बिकॉज अभी आपको वो जोन में चल रहा है, यू आर अवेयर। ठीक है, हल्का सा डिफरेंस ही है बच्चा, कॉन्शियस यू आर अवेयर, प्री कॉन्शियस में भी आप अवेयर ही होते हो, बट थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है। सो प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड एफर्ट। ओके, देन द मेजर ट्विस्ट इज अनकॉन्शियस। सो प्लीज अभी डू नॉट रन योर हॉर्सेस, आराम से समझो इस बात को पहले। अनकॉन्शियस क्या है? ये वो चीजें हैं जिनके बारे में हम अवेयर नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमें इफेक्ट करती हैं। अब बच्चे, ये जो अनकॉन्शियस मटेरियल है ना, ये ड्रीम एनालिसिस, काफी रिसर्चर्स ने बोला कि आपके सपने में अनकॉन्शियस चीजें एविडेंट होती हैं, आपकी फैंटेसीज में, आपकी ड्रीम्स में, या अगर आपको किसी ने काउच पे लेटा दिया, साइको डायनामिक थेरेपी में किसी ने आपको काउच पे लेटा के हिप्नोसिस टाइप्स किया, ठीक है, तो आपकी अनकॉन्शियस बातें बाहर आएंगी। तो इनको भी अगर आपने अवेयरनेस में लेकर आना है तो प्रॉपर टेक्निक्स आर यूज्ड, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज वाली टेक्निक्स। ठीक है, कॉन्शियस आपको सब पता है, प्री कॉन्शियस एफर्ट के साथ आ जाता है, अनकॉन्शियस इज रिप्रेस्ड बच्चा, ये वो आपके हिडन डिजायर्स, फैंटेसीज, हिडन इमोशंस जो आप अवेयर नहीं हो, ये अवेयरनेस में आएगा, but with the help of proper strategies, dream analysis techniques, इसमें we will not go into the details because this is again another dimension. Okay, now क्या होता है बच्चे, कभी कभी for example मुझे शादी करनी है, ठीक है, and I feel okay, my age is this, and I should focus on marriage, and I'm talking to a friend, and मैंने उससे बात करनी है कि तेरी बर्थडे पार्टी का क्या प्लान है, और गलती से मेरे मुंह से निकल गया तेरी बैचलरेट का क्या प्लान है। सो समटाइम्स आपके माइंड में कोई चीज इतनी हावी हो जाती है, आप इवन दो अनअवेयर हो उसके बारे में, ठीक है, वो आपके अनकॉन्शियस में है, पर कभी कभी ना वो आपके स्लिप ऑफ टंग, स्लिप ऑफ पेन में, ठीक है, आपके स्लिप ऑफ टंग में आ गए। जैसे आई वांटेड टू आस्क माय फ्रेंड अबाउट अ बर्थडे, बट मे बी आई फैंटेसाइज, मे बी आई ड्रीम ऑफ गेटिंग अ बैचलरेट, और मेरे मुंह से निकल गया तेरी बैचलरेट पार्टी कब है। ठीक है, सो बच्चा इस डायमेंशन में प्लीज आप इतना ज्यादा इन्वॉल्व मत होना, बिकॉज दिस इज अनदर टॉपिक। जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड, कॉन्शियस आप अवेयर हो, प्री कॉन्शियस आपको एफर्ट से लाना है, अनकॉन्शियस आप अवेयर नहीं हो, ठीक है, वो कभी कभी एविडेंट हो जाता है। हाउएवर फ्रॉइड ने कहा था कि जो हमारा ह्यूमन माइंड है वो एक आइसबर्ग की तरह है, कॉन्शियस बहुत छोटा सा टिप है उसका, ठीक है, जिस चीज के बारे में जो हम विजिबल है, जो हमारे टिप ऑफ द आइसबर्ग क्या होता है बच्चों, वो विजिबल होता है ना, बट आइसबर्ग तो कितना ज्यादा सबमर्ज्ड होता है पानी के अंदर, तो जो सबमर्ज्ड पोर्शन है वो अनकॉन्शियस है। हमारे पास इतना कुछ है जिसके बारे में हम अनअवेयर हैं और उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ऑफ कोर्स विद प्रोफेशनल टेक्निक्स। ओके, सो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड आपको इतना ही पता होना चाहिए कि 3 पार्ट्स है बच्चा, अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस स्लैश सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस। ओके, then I'm coming on to, I'm going very slow बच्चा, I mean this is the slowest I can teach, I mean ठीक है, with the considering कि schedule भी है। okay, then structure of personality, personality के 3 हिस्से हैं, id, ego, super ego। बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट, अब ना हर एक चीज के अपने अपने प्रिंसिपल्स हैं, मैं आपको आराम से समझाती हूँ। इसने कहा कि पर्सनालिटी के 3 एस्पेक्ट्स हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो। इड जो होता है ना, हमारे अंदर जो इड होता है ना, वो जिद्दी होता है, इट वर्क्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल, ये चाहिए, ये ला कर दो, ग्रेटिफिकेशन, मैंने बोला ना मुझे ये चाहिए तो मुझे चाहिए, आप अपने इम्पल्सिस कंट्रोल नहीं कर सकते हो। एड आपका वो हिस्सा है जो प्लेजर प्रिंसिपल पे चलता है, आपको समझ नहीं आता कि क्या उसका मॉरल कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, उसका एथिकल कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, बट आप जिद्दी हो, आपको ग्रेटिफिकेशन, आपको चाहिए आपको वो चीज, तो आपका वो पर्सनालिटी का हिस्सा जो आपका प्लेजर प्रिंसिपल पे चलता है और उसको ग्रेटिफिकेशन ऑफ डिजायर्स चाहिए, वो हिस्सा इड है।
Please remember, you have to learn that id works on pleasure principle. ठीक है. ईगो क्या होता है बच्चा? ईगो हमारा वो हिस्सा है जो बहुत सेंसिबल है. ईगो वर्क्स ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल. फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू बाय अ प्ले स्टेशन और यू वॉन्ट टू बाय समथिंग विच इज वेरी एक्सपेंसिव. आपका इड कहेगा कि खरीद लो कोई बात नहीं, बट आपका ईगो कहेगा ना कि नहीं, आई हैव टू डू सेविंग्स, मुझे अपनी फैमिली का देखना है, मुझे रेंट भरना है, मुझे इंस्टॉलमेंट भरना है. ठीक है. ईगो क्या होता है? वो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है बच्चा, और वो आपके कोग्निटिव, आपके थॉट्स और आपके इंटेलेक्चुअल डिसीजंस, आपके इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, आपको रैशनल डिसीजन करवाएगा. तभी हम कहते हैं ईगो इज द एग्जीक्यूटिव ऑफ द पर्सनैलिटी. कोई भी कंपनी का एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है ना बच्चे, ठीक है, अगर एम्प्लॉय ने बोला ये कर दो तो ऐसा तो नहीं होगा. एग्जीक्यूटिव बॉडी, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बैठती है ना. तो वैसे ही इड क्या है? इड वर्क्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल, जिद्दी है. ईगो क्या है हमारा? ईगो वर्क्स ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल, कि हमें क्या चीज इंटेलेक्चुअली करनी चाहिए या नहीं. ठीक है. देन इट इज सुपर ईगो. सुपर ईगो क्या है बच्चा? इट वर्क्स ऑन द मोरालिटी प्रिंसिपल. सोसाइटी के अकॉर्डिंग हमें क्या सही क्या गलत, हमारे मॉरल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, सोसाइटी में कोई लोगों ने कोई पैरामीटर्स बनाए हैं, ये नहीं करना या ये करना चाहिए, तो मोरालिटी. सुपर ईगो हमारा एक पर्सनालिटी का वो हिस्सा है जो मोरालिटी से रिलेटेड है. इट वर्क्स ऑन द मोरालिटी प्रिंसिपल. ठीक है. इसका काम क्या है? डिसाइड करना कि ठीक है, अगर सोसाइटी ने ये कहा, राइट रॉन्ग, क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या मैं गलत कर रहा हूं, मॉरल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चल रहा हूं कि नहीं. सिंपल. ओके. बिफोर मूविंग आगे, मैं पहले यहां तक रिपीट कराऊंगी. ओके. सो बच्चा एक जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके. Yeah. So this is psychodynamic theory and psychoanalytical theory given by Sigmund Freud. इसके 4 assumptions बताए हैं बच्चा. उसके बाद इसकी कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी है. आपको स्ट्रक्चर ऑफ माइंड बताया है मैंने. अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, कॉन्शियस. प्री कॉन्शियस को सब कॉन्शियस भी बोलते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी में बच्चा आ जाएगा इड, जिद्दी वाला, ईगो, रियलिटी वाला, सुपर ईगो, मोरालिटी वाला. ठीक है. अब बच्चा ये जो फ्रॉइड है, फ्रॉइड ने ना एक साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दिया. इसने कहा कि हर एक इंडिविजुअल ना बचपन से लेकर टिल द एंड, टिल द मैच्योरिटी लेवल एक स्टेजेस को क्रॉस करता है. ठीक है. एंड एज पर फ्रॉइड, ये जो स्टार्टिंग वाले ईयर्स होते हैं ना, हमारे फॉर्मेटिव ईयर्स, स्टार्टिंग की चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं इन शेपिंग अडल्ट पर्सनालिटी. ओके. सो नाउ आई एम गोइंग टू डू द साइकोसेक्सुअल स्टेजेस. बच्चा आपको अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि जस्ट राइट साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, तो आप इसको प्लीज आराम से समझना. ओके. राइट. तो फर्स्ट बच्चा मेजर हेडिंग है इन्फेंटाइल सेक्सुअलिटी. ठीक है. ये मेजर हेडिंग है मतलब. ठीक है. इस ए पॉइंट, कैपिटल ए जो लिखा हुआ है, इन्फेंटाइल सेक्सुअलिटी में 3 स्टेजेस आती हैं, ओरल, एनल एंड फैलिक. मैं आपको 1 बाय 1 करके बताऊंगी. पहला पॉइंट है बच्चा इन्फेंटाइल सेक्सुअलिटी. ये एक पीरियड है. ठीक है. एक डायमेंशन है इन्फेंटाइल सेक्सुअलिटी. ये जो स्टेज है ये बर्थ से लेकर 6 साल की उम्र तक होता है, फ्रॉम बर्थ टू 6 years ऑफ एज. नाउ दिस इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 parts, ओरल, एनल एंड फैलिक. अब इसको समझो आराम आराम से 1 by 1. ओके. नाउ बच्चा एक ना फ्रॉइड ने एक टर्म यूज किया था, लिबिडो. लिबिडो का वो कहना चाह रहा है, मतलब लिबिडो बेसिकली मीन्स सेक्सुअल एनर्जी और सेक्सुअल डिजायर. You try and understand it's something to do with your sexual orientation, your sexual energy. ठीक है. तो अब एज पर फ्रॉइड, ठीक है, इसने कहा कि जो छोटा बच्चा होता है, ठीक है, फ्रॉम छोटा बच्चा क्या करता है, दैट स्मॉल चाइल्ड विल स्टार्ट स्ट्रोकिंग अपनी बॉडी, अपने आप को टच करेगा, अपने आर्म्स को, अपने लेग्स को, बिल्कुल जो न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, आस्ते आस्ते. ठीक है. अब क्या होता है बच्चे, जो ओरल स्टेज होता है ना, ओरल स्टेज को भी इसने, ओरल स्टेज इज फ्रॉम 0 to 2 years. ठीक है जी. ओरल स्टेज इज 0 to 2 years. अब ओरल स्टेज को भी ना इसने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, अर्ली ओरल स्टेज, लेटर ओरल स्टेज. मैंने बोल्ड में किया हुआ है बच्चा. ठीक है. ओरल स्टेज इज फ्रॉम 0 to 2 years.
अर्ली ओरल स्टेज, लेटर ओरल स्टेज। ओके, अब क्या होता है बच्चे, अर्ली ओरल स्टेज में ना जो छोटा बच्चा होता है वो ना अपनी एक ना प्लेजर, उसको थोड़ा सा ना प्लेजर मिलने लगता है बाय सकिंग द थंब एंड माउथिंग एंड swallowing। उसको कुछ भी दोगे वो swallow करेगा, ठीक है। क्योंकि उस टाइम तक ना इतना टीथ नहीं बच्चे के डेवलप हुए होते, अर्ली ओरल स्टेज में टीथ नहीं आते उसके, ठीक है। तो वो क्या करता है छोटा बच्चा, वो सकिंग करेगा, माउथिंग करेगा, swallowing करेगा। आस्ते आस्ते जो छोटा बच्चा होता है वो लेटर ओरल स्टेज में आता है और उस बच्चे के टीथ डेवलप हो जाते हैं, तो उसको प्लेजर, उसको हैप्पीनेस मिलती है बाय बाइटिंग, ठीक है। वो किसी ना किसी चीज को बाइट करेगा, अपने मदर के आर्म को, या यू नो यू मस्ट हैव सीन, अगर आपने देखे हैं छोटे बच्चे, ठीक है। सो बेसिकली बच्चा इस स्टेज में जो उसका लिबिडो, जो उसका एक सेक्सुअल प्लेजर है, इट इज लोकलाइज्ड इन द माउथ, ठीक है। उसको माउथ, वो अपने माउथ से प्लेजर लेता है। द लिबिडो इज लोकलाइज्ड इन द माउथ, सोर्स ऑफ प्लेजर इज द माउथ। ओके, ओरल स्टेज इज 0 to 2 years। अर्ली ओरल स्टेज में सकिंग, माउथिंग एंड swallowing। जब टीथ आ जाता है तो बाइटिंग से प्लेजर मिलता है। सारा लिबिडो कहाँ फोकस्ड है, इन द माउथ, ठीक है। अब फ्रॉइड ने कहा कि जो इंसान यू नो प्रोबेबली एक बच्चा जो ज्यादा सकिंग को रिफ्रेन नहीं कर पाया, जैसे पेरेंट्स ने ज्यादा उससे सकिंग की हैबिट नहीं रिमूव कराई, तो ऐसा इंसान जो सकिंग, जो छोटा बच्चा ज्यादा सक करता था, वो बड़े होके ना स्मोकिंग, ठीक है, स्मोकिंग एंड ईटिंग टाइप के प्लेजर्स में मैनिफेस्ट हो जाएगा। सिंपल बच्चा वो ये कहना चाह रहा है कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ना आपके अडल्ट को शेप करते हैं। कोई बच्चा जो बचपन में बहुत ज्यादा सकिंग एंजॉय करता होगा, वो बाद में स्मोकिंग, क्योंकि स्मोकिंग में भी क्या हो रहा है, आप माउथ से स्मोक कर रहे हो ना, तो यू नो इट काइंड ऑफ मैनिफेस्ट, वो बड़े होकर आपको उस चीजों में प्लेजर मिलने लग जाता है, ठीक है। अगर कोई बच्चा बचपन में बहुत ज्यादा बाइटिंग करता होगा, ठीक है, बाइटिंग का वैसे आप समझते हो ना बच्चे, इट्स अग्रेसिव ट्रेट। बाइटिंग करना इज नॉट वो ना, मतलब हम तो बच्चे को बोलेंगे ना बेटा हटो, बाइट मत करो। तो बाइटिंग फ्यूचर में ऐसा बच्चा बहुत सरकास्टिक हो सकता है, बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकता है ना। बच्चा ये सब फ्रॉइड ने बोला है, आई विल क्रिटिसाइज हिज थ्योरी लेटर ऑन, बट अभी आप इसको बस डाइजेस्ट कर लो जो आपको मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सो ओरल स्टेज, now I'll come on to the anal stage. I'll repeat everything, I'm going to give you the recording, but just try and absorb, okay। नाउ एनल स्टेज, एनल स्टेज में जो बच्चा होगा वो 2 to 4 years का होता है, ठीक है। 2 से 4 साल के बच्चे को जो मदर होती है वो टॉयलेट ट्रेनिंग कराती है कि बच्चे आपको डायपर में करना है, या आपने ऐसे नहीं करना, या आपको टॉयलेट, आपको बेसिकली टॉयलेट ट्रेनिंग, पॉट पे ट्रेनिंग कराते हैं, यू नो आई एम श्योर लाइक 2 to 4 years में बच्चे की थोड़ा सा हम टॉयलेट ट्रेनिंग कराते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, फ्रॉइड ने कहा कि अगर मदर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, बच्चे के साथ रूड है, बहुत डांट रही है बच्चे को, तो ऐसा बच्चा, ठीक है, जिसको बहुत डांट खिला खिलाकर आपने टॉयलेट ट्रेनिंग सिखाई है, ऐसा बच्चा बड़े होके बहुत डिस्ट्रक्टिव, टेम्पर टैंट्रम्स और डिसऑर्डरली निकलता है, क्योंकि बचपन में उसने ना ढंग से नहीं ये चीज सीखी कि टॉयलेट ट्रेनिंग कैसे करनी थी, ठीक है। आई रिपीट, 2 से 4 साल के बच्चे को हम एनल स्टेज में ले रहे हैं बच्चा, अगर उसको टॉयलेट ट्रेनिंग कराते हैं, अगर मदर, ठीक है, बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत रूड है बच्चे के साथ, बहुत यू नो बहुत ज्यादा उसको टाइटली ट्रेन कर रही है, तो इस टाइप का बच्चा फ्यूचर में भी, बड़े होके भी बहुत टेम्पर टैंट्रम्स वाला निकलता है, डिसऑर्डरली निकलता है और डिस्ट्रक्टिव निकलता है, ठीक है। लेकिन अगर मदर वॉज वेरी पेशेंट, ओके, आराम से सिखाया बच्चे को, छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दिए, अगर ये करोगे तो उसको टॉय दे दिया, अगर प्यार से सिखाया बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग, तो इस टाइप का बच्चा बड़े होकर क्रिएटिव और प्रोडक्टिविटी का मतलब समझता है। इस टाइप का बच्चा रिफ्लेक्ट करेगा अपने अडल्टहुड में क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी, ओके। सो ओरल स्टेज में क्या हो रहा है, ओरल स्टेज में बच्चा पहले सकिंग वगैरह कर रहा है बच्चा, अगर ऐसा सकिंग वगैरह करता है तो स्मोकिंग वगैरह से प्लेजर लेगा, अगर बाइटिंग कर रहा है तो सरकाजम एंड आर्ग्यूमेंटेटिवनेस। एनल स्टेज में बच्चा अगर 2 to 4 years अगर मदर प्यार से करती है तो बच्चा क्रिएटिव प्रोडक्टिव निकलेगा, अगर मदर बहुत रूडली समझाती है टॉयलेट ट्रेनिंग तो वो बच्चा भी बड़ा चिड़चिड़, डिस्ट्रक्टिव, टेम्पर टैंट्रम्स एंड डिसऑर्डरली निकलेगा, ठीक है, ओके। नाउ कमिंग टू द फैलिक स्टेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, अलग से भी फैलिक स्टेज आ सकता है 2 marks के लिए या 3 marks के लिए, ओके। नाउ फैलिक स्टेज में क्या है रजे,
फैलिक स्टेज में क्या हो रहा है, जो बच्चे का लिबिडो है ना, जो सेक्सुअल एनर्जी, सेक्सुअल प्लेजर की मैंने बात की थी, द चाइल्ड कम्स टू नो अबाउट देयर जेनिटल ऑर्गन्स। तो उसका जो लिबिडो होता है ना, वो माउथ और माउथ से फोकस हट चुका होता है उनका. नाउ दे स्टार्ट रियलाइजिंग, द चाइल्ड स्टार्ट्स रियलाइजिंग अबाउट देयर जेनिटल ऑर्गन्स, दे बिकम कॉन्शियस अबाउट देयर जेनिटल ऑर्गन्स. ठीक है. बच्चा फैलिक स्टेज को अर्ली जेनिटल पीरियड भी बोलते हैं. ठीक है, ये 4 to 6 years होता है. इसमें लिबिडो जो होती है जेनिटल ऑर्गन्स पे लोकलाइज हो गई है. अब इसमें क्या है बच्चा, एक ना कॉन्सेप्ट है ईडीपल कॉम्प्लेक्स. ईडीपल कॉम्प्लेक्स का मतलब है, इसको आराम से समझना. ईडीपल कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि जो बच्चा होता है, वो एक सेक्सुअल अट्रैक्शन होती है उस बच्चे को टूवर्ड्स द ऑपोजिट पेरेंट. ठीक है. एंड वो होस्टाइल हो जाता है टूवर्ड्स द सेम जेंडर. मतलब अगर एक बॉय है, एक छोटा बेबी बॉय है 4 से 6 साल का, ठीक है, वो अपने मदर को लेकर थोड़ा लिबिडो डेवलप करेगा, थोड़ा सेक्सुअल एनर्जी फील करता है, वेराज वो अपने फादर के लिए होस्टाइल फील करता है. सेम सेक्स के लिए वो होस्टाइल फील करता है, ऑपोजिट सेक्स के लिए वो सेक्सुअल एनर्जी फील करता है अपने मदर के लिए. ठीक है. दिस इज ईडिपल कॉम्प्लेक्स. ईडिपल कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि सेम जेंडर के लिए आप होस्टाइल हो, दूसरे जेंडर के लिए आपको थोड़ा सेक्सुअल फील होता है. ठीक है. अब यही जो फीलिंग, जो आपको मैंने ईडिपल कॉम्प्लेक्स की जो फीलिंग समझाई है, ये चीज जब बॉयज में होती है इसको ईडिपस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. यही चीज जब गर्ल्स में होती है इसको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. आई विल रिपीट. फैलिक स्टेज इज 4 से 6 साल के बच्चों में. ठीक है. इसमें आपको बच्चों को जेनिटल ऑर्गन्स का पता चलने लग जाता है. एक टर्म बताया है ईडीपल. ईडीपल कॉम्प्लेक्स मतलब बच्चे को सेम सेक्स पेरेंट की तरफ हॉस्टिलिटी फील होती है, ऑपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन फील होता है, सेक्सुअल फील होता है. अब यही चीज अगर बॉयज में होती है उसको ईडीपस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. यही चीज गर्ल्स में होती है इसको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू ईडीपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स. Give me a minute also. Okay. Yeah. ईडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है बच्चा, जो बॉय है, ठीक है, अब मैं आपको सिर्फ बॉय के बारे में बता रही हूँ. छोटा बेबी बॉय है 4 to 6 years का. ईडिपस में क्या होता है, वो बच्चा जो होता है ना, दैट बॉय स्टार्ट्स लाइकिंग हिज मदर. ही वांट्स टू पोजेस हिज मदर. उसको अपने फादर नहीं पसंद, उसको अपना फादर नहीं अच्छा लगता, उसको मम्मा अच्छी लगती हैं. ठीक है. एंड बट उसको ये डर लगता है कि अगर मेरे फादर को पता चल गया कि मैं सेक्सुअली डिजायर रखता हूं अपनी मदर के लिए, सो माय फादर, गुस्से में मेरे फादर माइट कैस्ट्रेट माय पीनिस. ठीक है. सो कैस्ट्रेशन एंजाइटी हो जाती है उसको. ठीक है. आई रिपीट. बच्चा ईडिपस कॉम्प्लेक्स में जो बच्चा होता है, बॉय होता है, उसको लगता है कि उसको मम्मा पसंद है, पापा नहीं पसंद. ठीक है. ही हेट्स हिज फादर, बट ही फील्स कि अगर उसने यही चीज कंटिन्यू की ना, कि मम्मा की तरफ सेक्सुअल डिजायर किया, तो फादर तो ऑफेंड हो जाएगा. और अगर फादर ऑफेंड हो जाएगा तो फादर विल कैस्ट्रेट हिज जेनिटल ऑर्गन. तो कैस्ट्रेशन एंजाइटी के डर से वो बच्चा ना सेट हो जाता है. मतलब बेसिकली बच्चे को अक्ल आ जाती है, सेट हो जाता है. जो उसकी डेंजरस सेक्सुअल फीलिंग्स होती है ना अपनी मदर के लिए, वो आस्ते आस्ते उसको टेंडर अफेक्शन में कन्वर्ट कर लेता है. वो क्यों सेट हो गया, क्योंकि उसको डर था अपने फादर का. उसको क्या डर था कि कैस्ट्रेशन एंजाइटी ना हो जाए. ओके. तो ईडिपस कॉम्प्लेक्स तो जी बच्चे का खत्म हो जाता है बिकॉज वो डर जाता है अपने फादर के कैस्ट्रेशन एंजाइटी वाले कॉन्सेप्ट से. उसको डर लगता है ना कि कैस्ट्रेट हो जाएगा मेरा ऑर्गन. ठीक है. अब गर्ल्स में क्या होता है बच्चा, अब मैं आपको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बता रही हूँ. जो छोटी बेबी गर्ल होती है 4 to 6 year old, उसको क्या होता है कि शी लव्स हर मदर. ठीक है. उसको अपनी मम्मा पसंद है पहले. ठीक है. बट ग्रेजुअली उसको ये लगता है कि एक फादर के पास एक प्रोट्रूडिंग सेक्स ऑर्गन है जो उसके पास नहीं है. तो वो अपने फादर, जब जो छोटी गर्ल होती है वो अपने फादर को जब देखती है, उसको ऐसा लगता है कि बॉयज के पास एक ऐसा सेक्स ऑर्गन है जो उनके पास तो नहीं है. और उसको ये लगता है कि मेरी मदर इज रिस्पॉन्सिबल कि मेरे पास ऐसा ऑर्गन क्यों नहीं है. तो वो क्या करती है बच्चे, तो बेसिकली शी स्टार्ट्स लविंग हर फादर, क्योंकि फादर के पास तो वो ऑर्गन है.
ठीक है, अब फादर ही क्लोज होगा ना बच्चे उस टाइम पे बच्चे के अपने, ठीक है। तो सडनली सो बेसिकली शी स्टार्ट्स हेटिंग हर मदर, कि मदर की वजह से उसका ऑर्गन नहीं है, ठीक है, एंड फादर हैज दैट वैल्यूड ऑर्गन, तो वो फादर की तरफ अट्रैक्शन फील करती है, ठीक है। सो बेसिकली बच्चा इसमें क्या होता है, जो छोटा जो फीमेल है, सो फीमेल हैज पीनस एनवी, सो शी एनवीज दैट वाई शी डज नॉट हैज दैट ऑर्गन, राइट। अब बच्चे इसमें क्या हो रहा है ना, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स ना कभी रिजॉल्व नहीं होता, जो ईडिपस कॉम्प्लेक्स था वो रिजॉल्व हो जाता है, बच्चा शांत हो जाता है क्योंकि उसको अपने फादर का डर लगता है। लेकिन गर्ल जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स गो थ्रू कर रही होती है, वो गर्ल कभी भी रिलीव या वो गर्ल कभी भी रिजॉल्व नहीं होती है, उसके माइंड में हमेशा एक दुख सा रहता है, हमेशा एक वो रिजॉल्व नहीं होता। वो तब जाके रिजॉल्व होता है जब यही गर्ल बड़े होके प्रेग्नेंट होकर बेबी बॉय को बर्थ देती है, बिकॉज शी विल फील कॉम्पिटेंट ना, कि देखो मैंने एक बेबी बॉय को बर्थ दिया, so I am the one who could also give birth to a boy with that protruding organ. Okay, so Oedipus complex is in the boys and Electra complex is in the girls. You will have to give reading. However, मैंने आपको notes से one by one line बच्चे समझाइए to my best ability. ठीक है, अब मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बच्चा। ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज। फैलिक में आपको ईडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स पता होना चाहिए। ईडिपस में बच्चा डर जाता है कैस्ट्रेशन एंजाइटी से। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में गर्ल को पीनिस एनवी होता है लेकिन वो कभी शांत नहीं होता, मतलब शी विल नेवर बी रिजॉल्व्ड। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स रिजॉल्व तब होगा, थोड़ा सा जाके तब रिजॉल्व होगा जब दैट गर्ल विल गिव बर्थ टू अ बेबी बॉय इन लाइक ऑफ कोर्स द नियर फ्यूचर, ठीक है। ओके, इन्फेंटाइल सेक्सुअलिटी जो मेरा पहला पॉइंट था जिसके 3 स्टेजेस थे सब कैटेगरी में, वो ओवर हो गया। पहला क्या था, इन्फेंटाइल सेक्सुअलिटी, इसके अंदर था ओरल, एनल, फैलिक। अब आ गया लेटेंट स्टेज। अब बच्चा ये लेटेंट स्टेज जो है इट इज फ्रॉम 6 years, 6 साल के बच्चे से लेकर बिगिनिंग ऑफ अडोलेसेंस। इसमें ना बच्चे का ना सेक्सुअल एनर्जी पे कोई ध्यान नहीं होता, सेक्सुअल एनर्जी सारी रिप्रेस्ड होगी। अब बच्चे का ध्यान पढ़ाई लिखाई में, खेल कूद में, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, सोशल डेवलपमेंट, फ्रेंड्स के साथ खेलना, स्कूल में एक अच्छी इमेज बनाना, पढ़ाई लिखाई, एवरीथिंग। सो 6 years से लेकर अडोलेसेंस की बिगिनिंग तक बच्चे का सारा ध्यान इज ऑन द इंटेलेक्चुअल एंड सोशल डेवलपमेंट। और लिबिडो जो था, उसकी सेक्सुअल एनर्जी जो थी वो शांत होगी, वो रिप्रेस्ड हो गया। ओके, देन कम्स जेनिटल स्टेज। जेनिटल स्टेज में क्या हो रहा है बच्चा, जेनिटल स्टेज में ना फिर से रिवाइव हो गया वो जो उसका लिबिडो या प्लेजर प्रिंसिपल था ना, लिबिडो, वो फिर से रिवाइव हो गया, ठीक है। जो बेसिकली थोड़ा सा शांत हो गया था वो फिर से रिवाइव हो गया। ओके, सो दिस इज फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। जैसे ही हमारी प्यूबर्टी शुरू होती है, अडोलेसेंस आता है, ऑफ कोर्स टिल मैच्योरिटी। बच्चा जेनिटल स्टेज में क्या हो रहा है ना, जेनिटल स्टेज में भी ना 2 हिस्से हैं। पहला जेनिटल स्टेज क्या होता है कि आप 12 से 15 साल की हो, ठीक है। बच्चा 12 से 15 साल का होता है, आपने देखा होगा बॉयज स्टार्ट लाइकिंग हीरोज, उनको लगता है वाओ ये हीरो ऐसा है। गर्ल्स स्टार्ट डेवलपिंग क्रश ऑन हीरोइंस एंड मॉडल्स। तो बॉयज हीरो वर्शिप करते हैं, गर्ल्स ऑल्सो स्टार्ट हैविंग क्रश। फीमेल को फीमेल पे क्रश हो जाता है, बॉय को बॉय पे क्रश हो जाता है। सो दिस इज बेसिकली होमो एरोटिसिज्म, ठीक है। आप सेम जेंडर की तरफ ही अट्रैक्ट हो जाते हो, ठीक है। नाउ ये स्टार्टिंग नहीं होता है 12 से 15 साल तक। आस्ते आस्ते व्हेन योर हार्मोन्स डेवलप एंड व्हेन यू आर क्रॉसिंग दैट प्यूबर्टी लेवल, तो आस्ते आस्ते आपको हेटेरोसेक्सुअलिटी आने लग जाता है बच्चा, ठीक है। However, now we can refute because now homosexuality is also there. But I'm just talking about Freud's theory, right? As per Freud's theory, आस्ते आस्ते later genital stage में heterosexuality आने लगती है। वो you start experimenting, you start developing crush, वो नया नया love affairs towards the opposite gender, ठीक है। So early adolescent love affairs हो जाते हैं which are very experimental, and then you have those sexual attraction and gradually you move towards maturity, when you get into a proper relationship or marriage whatsoever, ठीक है। सो बेसिकली बच्चा फ्रॉइड की जो सेक्सुअल साइकोसेक्सुअल थ्योरी स्टेजेस थे, एक छोटा बच्चा प्लेजर सीकिंग नार्सिस्टिक, बच्चे को अपना प्लेजर ही दिख रहा है ना, आस्ते आस्ते वो इंसान कैसे
रियलिटी ओरिएंटेड सोशलाइज्ड अडल्ट बनता है. सो साइकोसेक्सुअल थ्योरी में आई रिपीट अगेन बच्चा. Okay, I'll repeat again everything first. Psychoanalytical theory, structure of mind के 3 हिस्से, unconscious, pre-conscious, conscious, structure of personality, id, ego, super ego. इसकी थ्योरी आपको मैंने बताई है. इन्फेंटाइल सेक्सुअलिटी, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज में बहुत इंपॉर्टेंट है. इडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इट्स एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द नोट्स. लेटेंट स्टेज में थोड़ा सा बच्चे लिबिडो सप्रेस हो जाता है, पढ़ाई लिखाई, इंटेलेक्चुअल सोशल डेवलपमेंट में ध्यान जाता है. आस्ते आस्ते जेनिटल स्टेज आ जाता है, अडोलेसेंट प्यूबर्टी वाला लेवल. तो पहले तो होमोएरोटिसिज्म होता है, ठीक है. आप उसमें क्या कर रहे हो बच्चे? सो यू आर फीलिंग, यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेम सेक्स, ठीक है. होमो वर्ड है ना बच्चा, सेम सेक्स. दिस इज बिटवीन 12 to 15 years. देन आ जाता है बच्चा हेट्रोसेक्सुअलिटी, सो ऑपोजिट जेंडर, न्यू लव अफेयर्स, एंड देन ग्रेजुअली यू मूव टुवर्ड्स मैच्योरिटी. ओके, देन आई एम गोइंग टू क्रिटिसाइज फ्रॉइड्स थ्योरी. सो फ्रॉइड की थ्योरी को लोगों ने क्यों क्रिटिसाइज किया? फर्स्ट बच्चा, इसकी थ्योरी से तो लोग एक बार अजीब सा, पीपल गॉट अ शॉक ऑफ देयर लाइव्स कि ये यू नो डिसेंट पीपल, एवरीबडी वाज लाइक ये बोल क्या रहा है, यू नो ऐसा तो नहीं होता, इन्फेंटाइल सेक्सुअलिटी, ओरल, एनल, व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट. सो पीपल रादर, इसके जो ओन स्टूडेंट्स थे ना, वो भी एक बार इससे दे पार्टेड देयर वेज विद हिम कि नहीं ऐसा नहीं होता. फ्रॉइड को क्रिटिसाइज किया कि आपने ह्यूमन बीइंग की इतनी नेगेटिव पिक्चर दी है, इतनी पेसिमिस्टिक पिक्चर दी है आपने ह्यूमन बीइंग की. एंड जो फेमिनिस्ट ने अटैक कर दिया उसके पीनेस एनवी को कि हमें यू नो फ्यूचर में ना बच्चा, अभी मैं इसमें बता नहीं रही बट वैसे ना देयर वाज दिस आगे मतलब एक थ्योरी थी बाद में, तो उसने कहा कि हमें क्यों पीनेस एनवी होगा, रादर यू शुड हैव वूम्ब एनवी, कि बच्चा तो आपने बेबी बर्थ तो वुमेन कराती है ना, बेबी बर्थ जो है, मदरहुड है, ओनली अ विमेन कैन गिव बर्थ टू अ चाइल्ड. सो यू शुड हैव वूम्ब एनवी, यू नो, वी डोंट हैव पीनेस एनवी. एंड देन फ्रॉइड के जो कॉन्सेप्ट थे ये टेस्टेबल नहीं है, पता नहीं इसने कैसे क्वांटिटेटिव मेजरमेंट तो किया ही नहीं है, ठीक है. किस बेसिस पे मैं कह सकती हूँ ये साइंटिफिक टर्म्स हैं. एंड देन जो फ्रॉइड ने ना अपनी ही थ्योरी के बेसिस पे ना अपनी थेरेपी बना दी. तो साइकोडायनामिक थेरेपी भी है इसी की थ्योरी के बेसिस पर. बट लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि जो इसकी थ्योरी है ना, वो सिर्फ याविस पेशेंट्स के लिए अप्रोप्रिएट है. याविस का फुल फॉर्म क्या है बच्चा, मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ. याविस, इसकी जो थ्योरी थी, जो थेरेपी थी, इट इज ओनली सक्सेसफुल फॉर यंग, अट्रैक्टिव, वर्बल, इंटेलिजेंट एंड सक्सेसफुल पीपल. तो इसकी थ्योरी को भी लोगों ने क्रिटिसाइज कर दिया, इसकी थेरेपी को भी लोगों ने क्रिटिसाइज कर दिया. और लोगों ने कहा कि जो फ्रॉइड ने थ्योरी बनाई थी ना, वो उसके पास, उसके क्लिनिक में ना थोड़े से न्यूरोटिक पेशेंट्स आते थे. नाउ आई हैव टोल्ड यू न्यूरोटिक क्या होता है, ठीक है. इमोशनली अनस्टेबल पेशेंट्स आते थे उसके पास, ठीक है. तो वो क्या करता था, उन्हीं के बेसिस पे उसने बस गिने चुने पेशेंट्स लिए, उन्हीं पे बस थ्योरी कर दी, ना उसने कोई डेटा लिया, ना उसने कोई प्रॉपर रिकॉर्डिंग किया. तो हमें कैसे मानो कि इसकी थ्योरी इतनी रिलायबल और वैलिड है और इसके कंक्लूजन्स इतने यू नो प्रॉपर हैं, मैं इसकी थ्योरी को कैसे साइंटिफिक मानूं, ठीक है. सो बेसिकली इस थ्योरी, बच्चा चाहे इसकी थ्योरी को बहुत क्रिटिसाइज किए, बट इसकी थ्योरी को आज भी लोग कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी बोलते हैं, ठीक है. So you'll have to so I'll just repeat again and then I'll come on the chat box. One part is left defense mechanism, वो मैं आपको बताती हूँ बच्चा. ओके, थ्योरी में आपको स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, इसके स्टेजेस, ठीक है. ये प्रॉपर स्टेजेस यहाँ तक है बच्चे, एंड तक है, ठीक है. इन्फेंटाइल सेक्सुअलिटी, लेटेंट एंड जेनिटल, एंड देन क्रिटिसिज्म, ठीक है. एक चीज आपको मैं अभी और बता देती हूँ, मैं इकट्ठी चैट बॉक्स में आऊंगी. ओके, वो नोट्स तो आपको बच्चे मैं भेज चुकी हूँ, ठीक है. ये मैंने आपको अभी एक्स्ट्रा भेजूंगी. सी आई कुड हैव स्किप्ड दिस पार्ट बट आई थॉट कि अगर आप फ्रॉइड की बात करते हो तो थोड़ा सा आपको मैं ये बता देती हूँ. दिस आई विल सेंड, ये आपको मैं अपलोड करूंगी नोट्स. आपको मैंने ये वाला डिफेंस मैकेनिज्म्स नहीं भेजा. अब इसमें क्या है बच्चा, देखो, इड बहुत जिद्दी है, ठीक है. और सुपर ईगो को भी बड़ा टेंशन है मोरालिटी का कि लोग क्या बोलेंगे. तो ईगो पे तो बहुत प्रेशर आ गया. ईगो पे इतना प्रेशर है, ईगो को तो लॉजिक से काम करना होता है ना. इड तो जिद्दी है, सुपर ईगो भी कह रहा है सोसाइटी का प्रेशर है, तो ईगो क्या करता है, ईगो को ना बहुत एंग्जाइटी आने लग जाती है. इंसान को जब एंग्जाइटी आती है ना,
ठीक है, ईगो पे बहुत प्रेशर है, ठीक है, तो डिफेंस मैकेनिज्म्स क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज है जो इंसान अनकॉन्शियसली यूज करता है, ठीक है, अपने आप को एंजाइटी से बचाने के लिए। मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगी आराम से, अब इसको इतना समझो कि ईगो ईगो पे बहुत प्रेशर आ गया, ठीक है, और इंसान पे बहुत एंजाइटी है। जब भी इंसान को एंजाइटी होने लगती है ना, तो ईगो क्या करता है? ईगो फटाफट ना किसी चीज का सहारा ले लेता है अपने आप को शांत करने के लिए। इंसान को ना, इंसान की गिल्ट फीलिंग, इंसान की एंजाइटी को शांत करने के लिए ईगो फटाफट ना कोई तुक्का यूज करता है। वो तुक्के या वो स्ट्रैटेजीज, वो मैकेनिज्म्स क्या कहते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म। मैं फिर से बताती हूँ बच्चा, ईगो पे बहुत प्रेशर आता है, ठीक है, इड कह रहा है मुझे ये चाहिए, सुपर ईगो कह रहा है ऐसे करो वैसे करो सोसाइटी के हिसाब से। तो ईगो क्या करता है? ईगो को जब ये लगता है कि इंसान पे इतना एंजाइटी आ रही है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो किसी चीज का सहारा लेगा, वो किसी चीज का हेल्प लेगा। वो हेल्प किस चीज का लेता है? डिफेंस मैकेनिज्म्स। सो दे आर साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज दैट आर यूज्ड अनकॉन्शियसली, जिससे आप इंसान की जो एंजाइटी की फीलिंग है वो थोड़ा सा रिलैक्स। सो फ्रॉइड ने बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स है बच्चा, अगर आप इंटरनेट देखोगे, बट आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू 4-5 ऑफ देम, सो यू कैन जस्ट लर्न दीज। ओके, पहला डिनायल। डिनायल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल किसी के घर में देयर इज अ ब्रीफ, और किसी का ब्रेकअप हो गया, ठीक है, या किसी की डेथ इन द फैमिली है। ओके, सो अगर किसी इंसान का बहुत साल ऑफ रिलेशनशिप के बाद ब्रेकअप होता है या किसी का लॉस होता है, तो इंसान ना एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, एक्सेप्टेंस मोड में ही नहीं है। वो उस फैक्चुअल को, वो उस रियलिटी को मानना ही नहीं चाहता। तो अनकॉन्शियसली वो क्या करेगा? अच्छा, आज मेरे बॉयफ्रेंड माइट कम एंड पिक मी, वो उसी मेमोरीज में रहेगा। डिनायल, आज 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 का ये एनिवर्सरी थी, आज हमारी, आज उसका बर्थडे है। सो आप डिनायल मोड में हो, आप बस चीजों को डिनाई करके अपने आप को खुश कर रहे हो, बट रॉन्ग ना बच्चा। लेकिन बस यही है कि ये एक आपका सहारा है जिससे आप थोड़ा सा बेटर फील कर रहे हो। आप एंग्शियस नहीं होते हो, आप डिनायल मोड में ही चली जा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है बच्चा? फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ बैड डे एट वर्क, मुझे टेक में किसी सीनियर ने डांट दिया, या मेरा कुछ इशू हो गया किसी के साथ, और मैंने घर पे आकर, ठीक है, मैंने घर पे आके अपने सिबलिंग पे लड़ाई कर ली। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? कि आपको गुस्सा किसी और चीज का है, फ्रस्ट्रेशन किसी और चीज की है, ठीक है, बट आपने गुस्सा किसी और चीज पे निकाल दिया, ठीक है, वो भी गलत है। फॉर एग्जाम्पल, आपका काम पे एक अच्छा दिन नहीं गया, पर आपने घर पे आके गुस्सा निकाल दिया, तो वो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। द वर्ड आप समझते हो ना बच्चा, डिनायल, डिस्प्लेसमेंट, हम ये करते हैं यूज काफी। ओके, नेक्स्ट वाला समझो, ये थोड़ा सा वो है ट्रिकी। रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब क्या है? कि जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल बच्चा, रिग्रेशन ना वैसे तो यंग चिल्ड्रन में होता है, बट अडल्ट भी यूज करते हैं इस टेक्निक को। तो फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा है, 4th-5th क्लास का, ठीक है, उसको कोई ट्रॉमा हो गया या कुछ हो गया, या कोई कंपटीशन में, उस बच्चे ने जिम्नास्टिक के कंपटीशन में इतना मेहनत किया, बट वो हार गया सडनली, ठीक है, कुछ हो गया, कोई ट्रॉमा हो गया, तो सडनली वो बच्चा ना अपने पुराने स्टेज में। रिग्रेशन का मतलब, जब इंसान एंजाइटी से बचने के लिए ना अपने बचपन के टाइम जैसी हरकतें करने लग जाता है, अर्लियर स्टेज, तो वो 4th-5th क्लास का बच्चा क्या करेगा? वो बेड वेटिंग कर लेगा, थम को सक करने लगेगा, मम्मा ये नहीं चाहिए, मुझे ये लाके दो, बेड वेटिंग करेगा। सो व्हेन अ चाइल्ड गोज बैक टू द अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, वो उसका डिफेंस मैकेनिज्म है, वो बिल्कुल ही किडिश बन जाएगा बच्चा। अडल्ट भी ऐसा करते हैं, जब अडल्ट को लगता है कि हमसे नहीं हो रहा, हम नहीं कोप कर पा रहे हैं, कभी छोटे से टेडी बेयर के साथ खेलने लगेंगे, स्टफ टॉय के साथ खेलेंगे, खाने में कंफर्ट ढूंढेंगे, ठीक है। सो बेसिकली दे विल स्टार्ट चूइंग, नेल बाइटिंग करेंगे, चूइंग करेंगे पेंसिल को। तो इस सब से क्या हो रहा है कि वो अपने बचपन जैसी हरकतें करने बैठ जाते हैं, किडिश, ठीक है। सो मे बी उनको लगता है कि ऐसी किडिश हरकतों से करने से इन अ वे देयर एंजाइटी कैन बी टेम्ड। ओके, देन बच्चा ये आपको जनरली पढ़ना है, मे बी आप आई कैन जस्ट प्रोबेबली आई सी इफ आई पुट दिस इन द क्विज, बट आई वांटेड टू टीच यू एक्स्ट्रा इतना, ठीक है। रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन सिंपल यार, अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे एक एग्जाम देना था और मेरे एग्जाम में मार्क्स नहीं आए, तो मैं बोलूंगी अरे यार वो तो क्वेश्चन पेपर ही ऐसा था, अरे नहीं यार देनी थी, अच्छा हुआ मेरा एग्जाम नहीं हुआ। जैसे हम ये नहीं कहते कि अंगूर खट्टे हैं, ग्रेप्स आर सार, अगर कोई चीज नहीं मिली तो उसी में ब्लेम निकाल दो। रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन का मतलब आप एक्सक्यूजेस देने बैठ जाते हो, गुड एक्सक्यूजेस,
ठीक है, अरे अच्छा हुआ यार वो जॉब ही नहीं मिली, बिकॉज उसमें तो मुझे शिफ्ट होना होता, एंड यू नो दे वुड हैव आस्क्ड मी टू वर्क 12 to 24 आवर्स। सो आपको जब कुछ अचीव नहीं हुआ तो आप उस चीज को ना इंटेलेक्चुअल आंसर्स देने बैठ जाते हो कि अरे यार वो तो अच्छा हुआ अंगूर नहीं मिले, अंगूर तो खट्टे ही थे। दैट वेज। ओके, आई थिंक दिस इज द लास्ट वन। या सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है बच्चा? फॉर एग्जाम्पल है किसी चीज पे, अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है किसी पे, ठीक है, बट आई नो कि मुझे अपना गुस्सा गलत जगह चैनलाइज नहीं करना, तो फटाफट आई विल गो फॉर माई किक बॉक्सिंग क्लास, और फटाफट मैं ड्राइंग शुरू कर दूंगी, मैं स्केचिंग शुरू कर दूंगी, मैं म्यूजिक, लाउड म्यूजिक सुनने लग जाऊंगी। सब्लिमेशन का मतलब कि अगर आपको कोई चीज, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस है आपके पास, गुस्सा आ रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो आप उस गलत मैनिफेस्टेशन को आप पॉजिटिव तरीके में बदल रहे हो, रादर देन कि आप किसी को गुस्से में सुना दो, लड़ाई कर लो किसी के साथ, आप किक बॉक्सिंग करोगे या आप यू नो यू जस्ट ट्राई टू चैनलाइज योर एनर्जी इनटू अ पॉजिटिव वे। ओके, सो डिफेंस मैकेनिज्म के बच्चे आपको मैंने ये 4-5 एग्जांपल्स दिए हैं, इंटरनेट पे तो बहुत है बच्चा, बट आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ ब्रीफ कि ठीक है यार, कभी आपको कोई पूछेगा कि आपने फ्रॉइड की थ्योरी की है और आपको डिफेंस मैकेनिज्म नहीं पता, सो दैट वुड बी अ डिफीट ऑन मी एज अ टीचर कि मैंने आपको ये नहीं बताया। सो दिस इज जस्ट समथिंग एज एन एक्स्ट्रा आई वांटेड टू टेल यू, बट हाउएवर आपको तो थ्योरी से ही करना है, मतलब थ्योरी इज द मेन थिंग यू शुड नो। Okay, so now I will stop sharing it and then I will stop recording it also. 1 second.